कल अपन ने क्लास स्टार्ट करते हैं, 5-2 हो गए, ठीक है। 5-2 पे अपन क्लास स्टार्ट का टाइम रहता है, आ जाएंगे बच्चे धीरे धीरे। कल अपन ने क्या किया था, शरद ऋतु कर ली थी, मतलब कंप्लीट ऋतुएं कर ली थी, 6 की 6। हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, ठीक है। तो शरद तक अपन ने कर लिया था। अब करेंगे, आज क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऋतु संधि। ऋतु संधि क्या है, मतलब संधि यानी क्या होता है, रिलेशनशिप, दो बॉन्ड, एक तरीके से दो दो जनों का आपस में संबंध। तो क्या है, एक ऋतु का अंतिम सप्ताह व आने वाली ऋतु का पहला सप्ताह, ये 15 दिन ऋतु संधि कहलाते हैं। क्या मीनिंग है इसका, कि एक ऋतु का अंतिम सप्ताह, कि ऋतु संधि मतलब दो संधियों, जो दो ऋतुएं होती है ना, उनके बीच का टाइम होता है। कौन सा टाइम है, कि मान लो कोई ऋतु है, जैसे शिशिर ऋतु है, वो खत्म हो रही है, एंड हो रही है, तो उसका अंतिम सप्ताह है लास्ट के 7 दिन। और वह आने वाली ऋतु का पहला सप्ताह, अब कोई अगली ऋतु कौन सी आएगी, वसंत आएगी मान लो शिशिर के बाद में, तो उसका पहला सप्ताह, ये 15 दिन ऋतु संधि कहलाते हैं। मतलब इन 15 दिनों का अपन ऋतु संधि कहते हैं, क्योंकि दो ऋतुएं मिल रही है ना आपस में, एक खत्म हो रही है, दूसरी शुरुआत हो रही है, तो इसको बोलते हैं ऋतु संधि। इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आता है ये। इसमें जाने वाली ऋतु की चर्या को क्रम से छोड़ते हुए तथा आने वाली ऋतु की चर्या को क्रम से अपनानी चाहिए, अन्यथा विभिन्न रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। अब इस लाइन का मतलब ये है कि भाई इसमें जो जा रही है ऋतु, जैसे कि शिशिर ऋतु जा रही है, खत्म हो रही है, तो उसकी जो आहार विहार थे, भाई उसमें बताया था ना क्या रस खाना है, मतलब कि क्या बताया था उसमें, कफवर्धक, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित रहता है ना, तो कफवर्धक आहार विहार अपन को खाना था। तो क्या करना है, उस जाने वाली ऋतु की चर्या, मतलब जो ऋतुचर्या बताई थी आचार्य ने, उसको छोड़ते हुए क्रम से धीरे धीरे छोड़ना है। तो 7 दिन तक, एक ऋतु का अंतिम सप्ताह था ना, तो इसमें उन चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ दो और अपनाओ कौन सी चीज़ें अपनानी है, आने वाली ऋतु की चर्या को, जो आने वाली ऋतु है उसमें क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, वो ऋतु को अपनाना चाहिए धीरे धीरे। क्रम से आया है, क्रम से यानी अचानक से नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मतलब धीरे धीरे छोड़नी चाहिए, धीरे धीरे अपनानी चाहिए, ताकि बॉडी उसको एडजस्ट कर सके। अन्यथा विभिन्न रोग, अगर अचानक से कोई चीज़ अपन छोड़ देंगे, अचानक से, जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है, अचानक से शराब छोड़ देता है, तो कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाता है ना, विड्रॉल कॉम्प्लिकेशन। तो इसी तरीके से ऋतुओं में भी होता है कि जाने वाली ऋतु का छोड़ते हुए आने वाली ऋतु का अपनाना चाहिए। समझ में आया, आगे बढ़ूँ? यस सर। ओके। यस सर। अब करेंगे अपन ऋतु के अनुसार रस का सेवन। देखो ये टॉपिक वैसे अपन कर चुके हैं, हर ऋतु में को क्या क्या खाना चाहिए अपन को, लेकिन एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो मैंने इसको अलग से डाल दिया। ऋतु के अनुसार रस का सेवन, भाई कौन सी ऋतु में मुख्यतः कौन से रस का सेवन करना चाहिए। तो सबसे पहले है शीत। शीत में 2 ऋतुएं आती हैं, हेमंत और शिशिर। अपन ने बताया कि भाई अग्नि प्रज्वलित रहती है उस समय, तो अपन को कौन से रस खाने चाहिए, कफवर्धक। तो मधुर, अम्ल, लवण लिख दिया, कोई रटने की जरूरत नहीं थी, ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है। फिर अगली ऋतु है हेमंत, शिशिर के बाद में वसंत, क्योंकि अपन ने इसी क्रम में स्टडी किया है इनको, क्योंकि नोट्स इसी क्रम में बनाया, तो इसी क्रम में मैंने लिखा है इनको। अब देखो बसंत ऋतु। अब बसंत में क्या होता है कि भाई कफ बढ़ गया, बॉडी में कफ का एक्यूमुलेशन हो गया, तो कफ का प्रकोप होगा, तो उसको नष्ट कर, मतलब उसका नाश करने के लिए ऐसे रसों का सेवन करो जो कफ का नाश करते हो। कटु, तिक्त, कषाय और रुक्ष द्रव, क्योंकि रुक्षता क्यों, स्निग्धता, कफ का गुण क्या है, स्निग्ध, तो उसका विपरीत क्या करेगा, रुक्ष। तो कटु, तिक्त, कषाय, रुक्ष द्रव वसंत ऋतु में सेवन करना चाहिए। फिर है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि अपन ने मुक्त बताया था कि भाई तीक्ष्ण हो जाती है, वायु रुक्ष हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो अपन को बस ओनली मधुर रस का बात की थी। और शीत द्रव, मतलब ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडा पानी पीना चाहिए, ठीक है। शीतल द्रव जैसे पानक, रसाला, खट्टी मीठी चटनी, ये बताई थी ना। तो ग्रीष्म ऋतु में मधुर रस और शीत द्रव। अब फिर आ गई अगली वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु में क्या था अपन ने, कि भाई पित्त का एक्यूमुलेशन होता है, क्योंकि अग्नि मंद हो जाती है, तो अपन ऐसे द्रवों का सेवन करते हैं जिससे क्या हो, पित्त मतलब एक तरीके से अग्नि बढ़े। तो यहाँ पे अम्ल और लवण तो अग्नि बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन मधुर रस क्यों आया है, क्योंकि इस ऋतु में क्या होता है आपको पता हो, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में वात का एक्यूमुलेशन हुआ था, वात का संचय हुआ, तो इसमें प्रकोप होता है वर्षा ऋतु में। तो अपन ने वस्ती करवाई थी, चिकित्सा में कराई थी ना, अनुवासन वस्ती और आस्थापन वस्ती का प्रयोग करें, तो उस वात को शांत करने के लिए मधुर रस का भी प्रयोग किया जाता है वर्षा ऋतु में। अब आता है शरद ऋतु, लास्ट जो अपन ने की थी कल।
स्वाद, तिक्त, कसाय, ये कौन से रस हैं जो पित्त का नाश करते हैं? क्योंकि वर्षा ऋतु में पित्त का एक्यूमुलेशन हुआ था, तो उसको नष्ट करने वाले 3 रस कौन से हैं? मधुर, स्वादु यानी मधुर होता है, ठीक है, मधुर, तिक्त, कसाय और शीत द्रव। शीत द्रव्य क्यों बोले अपन ने? क्योंकि पित्त के विपरीत काम करना है। शीत द्रव इसलिए पित्त के विपरीत, क्योंकि प्रकोप है ना, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, मतलब बहुत भयंकर रूप से बढ़ा हुआ होता है, तो शीत द्रव। यहाँ पे रुक्ष द्रव आया है। रुक्ष क्यों आया है? कौन बताएगा मुझे, बताओ। फिर मैं तो बताऊंगा ही नहीं। किसी को कोई आइडिया है कि रुक्ष द्रव क्यों बोला आचार्यों ने? पित्त जो होता है उसमें रहता है, उसलिए रुक्षता की जरूरत है। करेक्ट है, उसमें स्निग्धा होती है, मतलब पित्त का जो सह स्नेम स्निग्धम आया था ना श्लोक में, पित्तम सह स्नेम स्निग्धम, तो उसके विपरीत अपन रुक्ष द्रव का यूज करते हैं। तो ये अपन ने ऋतुओं में समझ लिया था। देखो उसका सार सार भाग यहाँ पे लिख दिया, ऋतुओं के अनुसार रस का सेवन। ये 2 नंबर में या 5 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अतः वो लिस्ट में लास्ट में एक चेतावनी दी है। अंत में आचार्य ने कहा है कि सभी ऋतुओं में सर्वरस सेवन करना है, परंतु प्रत्येक ऋतु में उस ऋतु के अपने अपने रस को अधिक मात्रा में लेना चाहिए। अब ये जो लाइन है ना इम्पोर्टेंट है, इसका मैंने एक क्वेश्चन भी दिया है, अभी आप समझ जाओ। थोड़ी देर क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे ना अपन, कि भाई आचार्यों ने बोला है कि सभी ऋतुओं में सभी रसों का सेवन करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप देखो यहाँ पे मधुर, अम्ल, लवण है तो ये खाओ, कटु, तिक्त, कसाय भी खाओ, क्योंकि बॉडी में वात भी है तो उसके लिए चाहिए। लेकिन एक्चुअली में बोला क्या है कि अंत में आचार्य ने कहा कि सभी ऋतुओं में सर्वरस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, आपको सभी भोजनों का सेवन करना है, लेकिन मोस्टली प्रत्येक ऋतु में उस ऋतु के अपने अपने रस को अधिक मात्रा, मतलब अधिक मात्रा में मधुर, अम्ल, लवण खाना है, अधिक मात्रा में कटु, तिक्त, कसाय रहना है। मतलब जो ऋतु में जो रस बताया ना उसको अधिक मात्रा में खाना है, बाकी तो खाने ही है थोड़े थोड़े, लेकिन जो बताया ना उसको ज़्यादा मात्रा में लेना है। क्लियर हुआ बात, टॉपिक? हेलो बच्चों। यस ओके। जी सर। यस सर। अब देखो ऋतुओं में दोषों का संचय, प्रकोप, समन, ठीक है। अब देखो संचय यानी क्या होता है? एक्यूमुलेशन, ठीक है। प्रकोप यानी क्या हो जाता है? एक तरीके से प्रकोपित अवस्था, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाना, इंक्रीज है ना। और समन यानी डिक्रीज, एक तरफ से शांत हो गया, नॉर्मल हो गया, कोई खत्म हो गया, मतलब बॉडी से एक तरीके से जो सामान्य अवस्था था उसमें आ गया। तो दोष, ये दो ऋतुओं में दोषों का संचय, प्रकोप, समन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बस ये सारणी है ना, जो अगर इसको आपने समझ लिया तो मज़ा आ जाएगा। और आपको ये रटी हुई है क्योंकि मैंने पूरी ऋतुओं में आपको समझा दी। पहले वात, वात का कौन सी ऋतु में सर संचय होता संचय है? दोबारा उसे बता दीजिएगा। संचय नहीं होता है, एक्यूमुलेशन संचय होता है। हाँ, और प्रकोप में मतलब समझ नहीं पा रहे दोनों को अलग अलग कैसे। संचय तो क्या हुआ? एक्यूमुलेशन हो गया बॉडी में, ठीक है, इकट्ठा हो गया। अपन ने बताया था ना कि भाई शीत ऋतु में कप का सेवन करते हैं तो कप का संचय हो गया, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा तीक्ष्ण गर्मी होती है तो संचय हो गया किसका? वात का, क्योंकि रुक्षता होती है ना बहुत ज़्यादा। प्रकोप का मीनिंग ये होता है, अगला जो था ना प्रकोप, प्रकोप का मतलब होता है कि रोग उत्पन्न करने वाली स्थिति, कि शरीर में अति मात्रा में बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाना, प्रकोप हो गया। अब किसी चीज़ का प्रकोप हो जाता है, मान लो आप समझो कि बरसात का प्रकोप हो गया, इंद्रदेव प्रकोपित हो गए, मतलब मूसलाधार बरसात हो रही है, मतलब ज़्यादा मात्रा में हुई ना बरसात, तो ज़्यादा मात्रा में हो गया बॉडी में, अपनी नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज़्यादा मात्रा में होना प्रकोप कहलाता है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। समन तो होता है मतलब शांत, एकदम बिल्कुल शांत नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। तो दोष कौन है? वात, पित्त, कफ। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा ना, ठीक है, आप मुझे बताते जाओगे। वात दोष का संचय कौन सी ऋतु में होता है? ग्रीष्म ऋतु में। एक्यूमुलेशन ग्रीष्म ऋतु में ही तो हुआ था, अपन ने पढ़ा है खूब अच्छी तरीके से ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वात रुक्ष हो जाती है बहुत ज़्यादा। यहाँ देखो ना, अपन ने ग्रीष्म ऋतु में मधुर रस इसीलिए तो सेवन कर रहे थे ताकि गर्मी से छुटकारा मिले, तो ग्रीष्म में एक्यूमुलेशन हुआ। फिर अपन ने कौन सी ऋतु में क्या किया था? वर्षा ऋतु में क्या किया था? इसका प्रकोप हो गया था, अपन ने बताया था कि वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप हो जाता है। और यहाँ पे देखो एक वर्ड और लिखा है, शोधन काल, मतलब अगर रोग उत्पन्न होने से बचाना है व्यक्ति को, कि रोग उत्पन्न नहीं होने देना है, तो अपन को क्या करना चाहिए? ऋतुचर्या में यही तो बताया है कि आपको रोगों से बचना है, दोषों को उन दोष मतलब जब बढ़ने लगे तभी शांत कर दो। तो वही वर्षा ऋतु में प्रकोप हुआ तो अपन ने क्या करी? बस्ती लगा ली, बस्ती गर्म की थी ना। देखो अपन ने यहाँ पे, देखो मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि शशांक ने
ये तो ग्रीष्म ऋतु में संचय हुआ था, मतलब ये देखो वर्षा ऋतु में अपन ने क्या किया था, अनुवासन वस्ती, देखो आस्थापन वस्ती और अनुवासन वस्ती लगा रहे ना। किसके लिए लगा रहे वस्ती, क्योंकि वात की सबसे श्रेष्ठ शोधन चिकित्सा है। तो बस्ती क्रम मतलब शोधन काल, शोधन काल का मतलब है कि भाई जो दोष संचय हुआ फिर उसके बाद में जो प्रकोप होता है, ताकि रोग शरीर में उत्पन्न ना करे, तो उसको शोधन कर दो, मतलब शुद्ध कर दो शरीर को। जो बढ़ा हुआ है ना मात्रा में, उसको तुरंत घटा दो। उसके लिए क्या काम करना है, तो इसी प्रकोप काल के टाइम पे ही उसी को अपन शोधन काल बोलते हैं। तो मैं बताऊं, अब जैसे कि कफ का शोधन काल कौन सा है, बसंत यहाँ पे आ जाएगा। पित्त का शोधन काल कौन सा है, शरद ऋतु। वात का शोधन काल सा है, वर्षा ऋतु। और प्रकोपित काल भी यही है। प्रकोपित है ना, बहुत मात्रा में बढ़ा, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा तभी तो अपन उसका शोधन करेंगे। जैसे कि नॉर्मल वैल्यू में है, उसका क्या शोधन करेंगे, नहीं कर सकते ना नॉर्मल वैल्यू। तो अगर उसको और मात्रा में कम करेंगे तो कमी हो जाएगी बॉडी में। तो मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ है, उसी को अपन शोधन काल का टाइम बोलते हैं। कि जब बॉडी में कोई दोष बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसका अपन को शोधन करना चाहिए। और उसी टाइम पे शोधन करना चाहिए ताकि रोगों से अपन बच सकें। समझ में आई बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। ओके। तो अब ना सिंपल सी बात, अपन सारी चीज़ें कर चुके हैं। वात का एक्यूमुलेशन हुआ ग्रीष्म ऋतु में, पित्त का एक्यूमुलेशन किस ऋतु में होता है, वर्षा ऋतु में। अपन ने कल ही डिस्कस किया था कि अपन को वही अग्नि मंद हो जाती है, तो अपन पित्त को बढ़ाने वाली मतलब अग्नि को बढ़ाने वाले द्रवों का सेवन करते हैं। कौन सी ऋतु में, वर्षा ऋतु में। तो एक्यूमुलेशन हो गया। कफ का संचय कौन सी ऋतु में होता है, हेमंत और शिशिर में, क्योंकि अग्नि तीव्र होती है तो अपन कफवर्धक आहार यार खाते रहते हैं, तो उसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है। ये लाइन क्लियर हो गई संचय वाली? हेलो यस सर। हेलो। यस सर, हो गई सर। ओके। यस सर। अब देखो प्रकोप मतलब शोधन काल, उससे अगले वाले ऋतु में प्रकोप होता है। तो ग्रीष्म से अगली वाली ऋतु कौन सी है, वर्षा में इसका प्रकोप हुआ। पित्त से अगली वाली ऋतु कौन सी है, मतलब वर्षा से अगली वाली ऋतु कौन सी पित्त के लिए, शरद। इसी में तो अपन ने होता है पित्त नाशक कर्म करो, उसमें मैंने आपको बताया था विरेचन, रक्त मोक्षण और तिक्त घृत, तो शरद ऋतु। और कफ से अगली वाली ऋतु कौन सी है, जो कफ का शोधन काल है या फिर प्रकोप है, बसंत। बसंत में क्यों होता है कल कफ का प्रकोप, मैंने आपको बताया था क्योंकि सूर्य की किरणों से कफ पिघलकर स्रोतों को अवरोध करता है, इससे कफ का प्रकोप हो जाता है। तो अपन को उस ऋतु में अपन ने क्या कराया था भाई, रोगों से बचाना है शरीर को, ताकि बमन हो कराना है, बताया था अपन को। तो बमन, तो ये शोधन का, ठीक है। श्रेष्ठ शोधन चिकित्सा बताइए, मतलब वस्ती विरेचन बमन। वात की वस्ती है, पित्त की विरेचन है, कफ की बमन है। ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में कर लिया था। अब समन, समन यानी बॉडी में नॉर्मल हो गया, शांत हो गया। अब जो यहाँ पे बात संचय हुआ था कौन सी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वो शरद में जाके ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। पित्त में जा पित्त है जो हेमंत में जाके शांत हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। और कफ ग्रीष्म में जाके, क्योंकि दो ऋतुओं का गैप लग जाता है, तो ऑटोमेटिक रोग मतलब ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, क्योंकि वातावरण ही ऐसा हो जाता है, सब नॉर्मल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जो ये है ना बीच का प्रकोप काल और ये शोधन काल, इसी में रोग ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, क्योंकि प्रकोपित यहाँ होता है। तो वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में, बसंत ऋतु में मोस्टली रोग उत्पन्न होते हैं। अगर मान लो रोगों से बचना है आपको, तो वर्षा ऋतु में बस्ती क्रम कराओ, शरद ऋतु में विरेचन क्रम कराओ, और बसंत ऋतु में बमन क्रम कराओ। तो ये सबसे बेस्ट है। और ये बीच वाली ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एक्यूमुलेशन तो होता रहता है, नॉर्मल बात है। लेकिन आपने मान लो कोई चीज़ बोलते ना, बहुत से व्यक्ति होते हैं, आप तो बर्गर खा लिया, छोले भटूरे खा लिए, ठीक है, लेकिन आपने एक्सरसाइज नहीं की, तो आप मोटे हो जाओगे। एक्सरसाइज करते रहो, करते जाओ डेली हो, कि जितना जो मन करे वो खाओ। बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, खाना छोड़ देते हैं अपने मेंटेन करने के लिए। खाना करना क्यों छोड़ रहे हो, आप एक्सरसाइज करो। इसी तरीके से आप कुछ भी खाओ, यहाँ पे एक्यूमुलेशन करो कुछ भी, लेकिन अगले वाले ऋतु में शोधन करा लो, बॉडी का शुद्धिकरण करा लो, रोग पैदा ही नहीं होगा। तो आपके यहाँ पे जितना आपको खाना है, जैसा आपको खाना है वैसा खाओ, मस्त घूमो फिरो। आपको पता है भाई संचय हो रहा है, होने दो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगली ऋतु में जैसे ही वो टाइम आए, आपको उसके अनुसार काम भी करना है, शोधन करवाना है, वर्कआउट करना है, ऑटोमेटिक रोग होगा ही नहीं बॉडी में। क्लियर? अब देखो, अपन ने जब शुरुआत की क्लास थी पहली 3 नंबर तीसरे चैप्टर की, तो आदान काल और विसर्ग काल किए थे। आदान काल मैंने बताया था जनवरी से जून, और विसर्ग काल बताया था जुलाई से दिसंबर, ठीक है। शिशिर वसंत ग्रीष्म आदान काल में आई थी, और विसर्ग काल में कौन सी आई थी, वर्षा शरद हेमंत।
तो इसके जो प्राकृतिक भाव क्या है, सूर्य कैसा होता है, वायु कैसे होती है, स्नेहांश कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है, ऋतुएं कैसी होती हैं, रस कैसा होता है, ये सब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिक्स पूरा चैप्टर पढ़ लिया, ये तो लास्ट के एक सारणी के तौर पे बता रहा हूँ मैं। सूर्य कैसा होता है आदान काल में, उत्तरायण काल में होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है, तभी तो उत्तरायण काल को आदान काल बोलते हैं, और दक्षिण काल को सूर्य विसर्ग काल में दक्षिणायन में रहता है, मतलब दक्षिण दिशा के और उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में। इसमें कोई डाउट है? क्योंकि पहला जब चैप्टर स्टार्ट किया तब आपको बताया था कि सूर्य अपने जब मकर संक्रांति मैंने एग्जांपल दिया था मकर संक्रांति में कि वही सूर्य दक्षिण दिशा को छोड़कर उत्तरायण में स्थित होता है, तो अपन उत्तरायण स्टार्ट होता है, तो जनवरी की बात है। वायु कैसे होती है, तीव्र रुक्ष, क्योंकि अपन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून गर्मी की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो रुक्षता बढ़ती जाती है, तीव्र रुक्ष। और विसर्ग काल में क्या होता है, अरुक्ष, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर में जाके बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आने लग जाती है सर्दी की, तो अरुक्ष। विसर्ग काल में अरुक्ष, विसर्ग काल में दक्षिणायन, आदान काल में उत्तरायण और आदान काल में तीव्र रुक्ष। स्नेहांश कैसा होता है, तो आपको पता है भाई आदान काल में सूर्य पूरी ऊष्मा खींच लेता है, स्नेहांश को कम करता है, तो शोषण व ह्रास, व्यक्ति का जो बल भी तो कम हो जाता है, ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम हो जाता है, तो शोषण कर लेता है और ह्रास कर लेता है, क्योंकि गर्मी बढ़ती जाती है, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल गर्मी बढ़ती जाती है। और वृद्धि व पोषण, क्योंकि जुलाई के बाद में अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो वृद्धि होगी पोषण में भी और उसमें जो बल होता है व्यक्ति का उसमें भी। स्वभाव क्या होता है, आग्नेय, क्योंकि आदान काल को क्या बोलते हैं, आग्नेय काल, और विसर्ग काल को क्या बोलते हैं, सौम्य काल। ऋतुएं आपको पता ही है, शिशिर वसंत ग्रीष्म, और इसमें वर्षा शरद हेमंत। रस आपको मैंने बता ही दिए थे जब दूसरी क्लास थी उसमें कि कौन सा डोमिनेंट होता है। मैंने क्या बताया था, पहले लास्ट का याद कर लो, कटु फिर तिक्त कषाय, फिर मैंने बताया था इधर को मधुर अम्ल लवण, तो ये क्रमशः है, मतलब शिशिर में तो तिक्त है, वसंत में कषाय है, ग्रीष्म में कटु है, इधर वर्षा में क्या है, अम्ल है, शरद में लवण है, हेमंत में मधुर है। ये सब पहले ही बता चुके हैं अपन, पहले प्रत्येक ऋतु में अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये तो एक सारणी थी, इसलिए आपको अलग से एक सेपरेट तौर पे बताया। क्वेश्चन आ जाता है कि आधान काल और विसर्ग काल को सविस्तार वर्णन करो, तो ये सारी चीज़ें आप लिख दो कि वही सूर्य का भाव आदान काल उत्तरायण में होता है, तो आप 6 पॉइंट बना के इनको फिर डिटेल में लिखो एक एक लाइन को, तो अच्छा पेज बढ़ता है और अच्छा लिखने में मज़ा आता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। एक नंबर सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन का मतलब उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य का, ये पहली क्लास स्टार्ट की थी ना अपन ने, तीसरे चैप्टर में तब बताया था मैंने कि भाई एक वर्ष में 2 काल होते हैं, एक मतलब एक वर्ष में 2 यन होते हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। तो दक्षिणायन को बोलते हैं आदान काल, और नहीं, उत्तरायण को बोलते हैं आदान काल और दक्षिणायन काल को बोलते हैं विसर्ग काल। इसका मीनिंग ये होता है कि भाई जो सूर्य होता है, जो उत्तर दिशा की तरफ, जो पृथ्वी है जो उत्तर दिशा की तरफ रहती है, तो वो होती है उत्तरायण, मतलब जनवरी से लेके जून तक। और जो विसर्ग काल का टाइम है, मतलब दक्षिणायन, सूर्य जो पृथ्वी के दक्षिण दिशा में रहता है वो होता है दक्षिणायन। आप इसको यहाँ से समझो तब समझ में आएगा। देखो यहाँ पे एक वर्ष में 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। अयन मार्ग को कहते हैं जब सूर्य उत्तर मार्ग के अधिक निकट होता है तो उसे उत्तरायण काल कहते हैं, तथा जब दक्षिण मार्ग के अधिक निकट होता है तो उसे दक्षिण काल कहते हैं। अब समझ में आया बच्चा? हाँ सर। ओके। सर हाँ सर बोलो, हाँ बोलो। सर इसको और ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि आदान काल में सूर्य का जो स्ट्रेंथ रहता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रांग रहता है, और वैसे करके भी हम समझ सकते हैं बिकॉज उस समय पे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, पृथ्वी का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर सूर्य का प्रकाश बढ़ता रहता है आदान काल में, और उसके बाद दक्षिणायन में फिर वो साउदर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रांग होते रहता है। ऐसे करके भी हम समझ सकते हैं। हाँ, वो एक ही बात है, जैसे मैंने आपको थोड़ा सिंपली करके बताया, वो आप यस थोड़ा सर। वही बात है, सेम बात है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, वही भी ये भी बात सेम बात है बिल्कुल। कि मतलब सीधा सा बताया कोई उत्तर मार्ग के पास अधिक निकट होता है उत्तरायण, और दक्षिण काल के पास होता है, तो ये मतलब एक तरीके से एस्ट्रोलॉजी है उसके हिसाब से है ये, मतलब भारतीय महीने, भारतीय मास, उत्तरायण दक्षिणायन। क्योंकि अपन ने पढ़ा है पहली क्लास से लेकर 12 तक सारा, मतलब जो अंग्रेजों ने दिया ना अपन को, वो अपन हिंदू संस्कृति को भूल गए। तो ये हिंदू संस्कृति जब भी आती है तो अपन बच्चे अटक जाते हैं, तो अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे।
क्योंकि एक्चुअली में क्वेश्चन इसी से आते हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं टीचर इसी के नाम से आते हैं। अब यहाँ पे देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, प्राकृतिक आधार पर ऋतुचर्या का वर्णन माघ माह से प्रारंभ किया। जो अपन ने 12 भारतीय महीने बताए थे, कौन बताएगा 12 महीने? सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। चैत्र वैशाख से है सर। चैत्र मास शुरू, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद। हाँ बोलो। हाँ सर, हाँ बोलो बोलो बोलो। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष माघ पौष फाल्गुन। माघ पौष फाल्गुन है। देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे इसने चैत्र वैशाख से स्टार्ट किया, मतलब बसंत से स्टार्ट किया है, लेकिन जो मैं बताने वाला था वहाँ पे माघ फाल्गुन, क्योंकि शिशिर ऋतु माघ फाल्गुन से स्टार्ट हुई है ना, तो माघ फाल्गुन चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादव आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष और पौष, इस तरीके से सीक्वेंस में याद होने चाहिए। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा भी हो गया तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है ये, कि प्राकृतिक आधार पर ऋतुचर्या का वर्णन माघ माह से प्रारंभ किया, क्योंकि माघ माह से तो हुआ, क्योंकि उत्तरायण शिशिर वसंत ग्रीष्म, तो माघ से मैंने अभी बताया। तो शिशिर व हेमंत 2 ऋतुएं शीतों का वर्णन किया। तो 2 ऋतुएं मानी है शीत की, कौन सी? एक तो शिशिर और एक हेमंत। अब संशोधन क्या किया गया है इसमें, बहुत से आचार्य इससे सहमत नहीं है। फाल्गुन माह से प्रारंभ किया, इन्होंने क्या किया था माघ माह से, इन्होंने क्या किया फाल्गुन। अब फाल्गुन कब आता है? माह से प्रारंभ किया, वसंत में आता है ना। शीत ऋतु केवल एक मानकर, मतलब हेमंती मानी इन्होंने, ओनली हेमंत को ही शिशिर ऋतु माना, मतलब वर्षा ऋतु 2 मानकर, प्रावट व वर्षा, जहाँ पर वर्षा अधिक होती है जिन क्षेत्रों में, वहाँ पे 2 वर्षा ऋतुएं मानी है, प्रावट व वर्षा। लेकिन वहाँ भी उन्होंने कुल संख्या 6 ही मानी है, मतलब ऋतुओं की संख्या में कोई अंतर नहीं है, बस एरिया के हिसाब से ऋतुओं में डिफरेंस है। लेकिन प्रावट ऋतु का कहीं वर्णन नहीं मिलता, वर्णन मिलता है तो छोटा सा मिलता है, और कभी इससे क्वेश्चन नहीं आता। अपने जो ऋतुएं हैं 6 आयुर्वेदा में यही हैं, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। बस आपको याद रखना चाहिए कि वो वर्षा का ही एक पार्ट है प्रावट ऋतु, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से ये चैप्टर पूरा होता है। कोई डाउट है मुझसे पूछ लो। हेलो बच्चों, हेलो। सर नो डाउट कोई। ओके, तो अब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस चैप्टर के। आप ना ऐसे करना, दोबारा ज्वाइन हो जाना क्लास में, मैं इसको दी एंड कर रहा हूँ क्लास को, फिर दोबारा ज्वाइन हो जाना ना। चल रहने दो, चल